वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों, ये अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसको अगर हम ठीक से देखें तो इसमें मज़ा भी बहुत आता है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय तक यह भारत सरकार अधिनियम ही भारत के संविधान का स्थान रखता था। चलिए, ये बात तो हो गई। जब से यह अधिनियम बना 1935 का अधिनियम, और जब से यह लागू हुआ, उस दिन से स्वतंत्र भारत के संविधान लागू होने के समय तक भारत सरकार अधिनियम 1935 ही भारत के संविधान का स्थान इसे प्राप्त था। तो एक इम्पोर्टेंस तो ये है। दूसरा कहता है कि इस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को प्रांतों में सरकार बनाने, सरकार की जिम्मेवारी निभाने का अधिकार मिला। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है भाई कि अगर इतना अच्छा काम हो रहा है कि भारतीय कब से अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि उनको कुछ मिलता हुआ नजर आता है। यह अधिनियम कितना अच्छा था, कितना बुरा था, यह मैं नहीं कहूँगा। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे और इसको देखने के बाद आप खुद तय कर सकते हैं कि यह अधिनियम भारतीयों के हित में था या भारत को हानि पहुंचाने वाला था। तो एक बात तो ये हो गई। दोस्तों, इस चैनल में आपका समर्थन मिल रहा है, इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। इसलिए आज के एपिसोड में हम आपको ज्ञान लेने के साथ साथ आनंद लेने के लिए निमंत्रित करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे ज्ञानवर्धक और आनंददायक विषय का आनंद प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आगे कि अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो इस अधिनियम से जुड़े कुछ किरदार हैं। अब इन किरदारों को देखिए। ये जो साहब हैं, ये कौन है? लॉर्ड लिंथगो। कौन थे भाई? ये भारत सचिव थे। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बड़े किरदार थे इस भारत सरकार अधिनियम के बनने में और उसके तैयार होने में। और एक दूसरे किरदार को भी हम आपको दिखाएंगे जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आप देखिए, ये हैं हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड रामजा मैकडोनाल्ड। इनको ठीक से पहचान लीजिए। तो ये रामजा मैकडोनाल्ड साहब जो थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा ये अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 को जारी किया गया। तो भाई सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि भाई हमको एक कानून बनाना है। चलिए, ये दोनों जनाब जो हैं, ये जनाबे अली लिंथगो साहब और मैकडोनाल्ड साहब, इन दोनों लोगों का पृष्ठभूमि क्या है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनकी विचारधारा क्या है और भारत के प्रति ये कितने संवेदनशील या असंवेदनशील है, यह जाने बिना हम इस एक्ट को अच्छी तरीके नहीं समझ सकते। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी ओर से घोषित कर दिया कि भाई हम क्या चाहते हैं। चाहते क्या है इस अधिनियम के द्वारा? तो शासन में सुधार चाहते हैं। शासन में सुधार, चलिए अच्छी बात है भाई, शासन में सुधार तो आप चाहते हैं। तो शासन में सुधार करके क्या करेंगे कि भारतीय प्रांतों में भारतीय नेताओं को सरकार बनाने, सरकार चलाने का अधिकार आप देंगे।
भारत के राज्यों को बाइकैमरल करेंगे, आगे देखेंगे हम उसको क्या करेंगे, और क्या करेंगे कि आप ये सारे सुधार करेंगे और भारतीय लोगों की जो राजनीतिक मांगे थी या भारत के लोगों की जो राजनीतिक आकांक्षाएं थी उसको पूरा करेंगे। वास्तविक इनका उद्देश्य ऐसा नहीं था। वास्तविक उद्देश्य था कि शासन में सुधार के नाम पर कुछ करो। देखने में लगे कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों के प्रति संवेदना रखती है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई प्रत्यक्ष लाभ भी ना हो। तो ये इनका ड्यूअल सिद्धांत है। कहते हैं ना कि ये लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, दिखा दें कि नहीं भाई हम तो आपको राजनीतिक अधिकार दे रहे हैं, अब तो आप प्रांतों में सरकार चला रहे हैं, आपके बाइकैमरल हैं, आपके कानून बनाने की संस्थाएं अलग है, केंद्र की अलग हैं, तो ये तमाम सुधार करना चाहते हैं। लेकिन इतना उदार क्यों भाई? तो सबसे पहले तो इन दोनों महानुभावों के पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। जो मैकडोनाल्ड साहब हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो वो क्या हैं? तो ये मैकडोनाल्ड साहब क्या है? लेबर पार्टी के, हाँ, लेबर पार्टी, ठीक है भाई। तो दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसा कहते सुनते जाते हैं कि लेबर पार्टी भारतीयों के प्रति अधिक संवेदनशील थी, थोड़ी उदार थी, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ठीक इसके विपरीत थी, वे कट्टर भारत विरोधी थे। लेकिन ये मैकडोनाल्ड साहब करते क्या हैं, अब इनको भी जरा हम समझें। तो ये मैकडोनाल्ड साहब क्या करते हैं कि 1932 में ये क्या करते हैं, कम्युनल अवार्ड लाते हैं। ये क्या करते हैं, कम्युनल अवार्ड। अब आप पूछोगे कि भैया ये कम्युनल अवार्ड क्या है? तो कम्युनल अवार्ड एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें हिंदुओं को छोड़कर सारे अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन देना था। अब किसे देना था? सिखों को देना है, एंग्लो इंडियंस को देना है, भारतीय क्रिश्चियंस को देना है, यानी हिंदू को छोड़ के सबको अलग अलग अवार्ड देंगे। एक और बच गया। वो बच कौन सा गया कि जो हमारे दलित थे, तो दलितों को भी तो ये क्या किया था कि राउंड टेबल में अंबेडकर साहब को बोल ही दिए थे कि आपको भी हम पृथक निर्वाचन देंगे। लेकिन 1932 के पूना पैक्ट के बाद, दोस्तों आपने, हमें उम्मीद है कि आप पिछली वीडियो भी देखे होंगे, लाहौर सेशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, तो उसमें इसकी विशेष चर्चा है। यदि किसी कारणवश आप नहीं देख सके हैं तो उस वीडियो को एक बार आप देख सकते हैं। तो एक कम्युनल अवार्ड देते हैं क्या भाई कि सिखों का चुनाव अलग हो गया, चलिए भाई, क्रिश्चियंस का अलग होगा, एंग्लो इंडियंस का अलग होगा, मुसलमानों को तो पहले से अपने दे रखी है। तो ये भारत के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? अगर ये लेबर पार्टी या ये मैकडोनाल्ड साहब, रामजे मैकडोनाल्ड साहब, अगर भारतीयों के प्रति संवेदनशील होते तो ये कम्युनल अवार्ड लाकर भारत में सामाजिक विघटन कराने की कोशिश नहीं करते। तो दोस्तों, इस बात से आप, अगर आपको पहले से जानकारी, मैं नहीं कहता हूं कि अपनी जानकारी को आप छोड़ दीजिए, उससे विश्वास हटा लीजिए, लेकिन जब भी कोई परसेप्शन बनाते हैं अंग्रेजों के बारे में तो उनके कृत्यों की जानकारी ले लें, और जानकारी लेने के बाद जो भी स्वतंत्र रूप से आपकी विचारधारा बने उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। तो ये मैकडोनाल्ड साहब तो ये हैं। अब दूसरे जो हैं लिंगलिथगो, ये साहब, तो ये भी, तो ये क्या हैं कि ये शुरू से किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। ये पुलिस अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, बाद में चल के यूनियनिस्ट पार्टी से जुड़े। लेकिन ये समर्थक थे किसके? ये समर्थक हैं लिंगलिथगो साहब। समर्थक किस पार्टी के हैं? तो ये कंजर्वेटिव के हैं, कंजर्वेटिव।
तो देखिए, एक कंजर्वेटिव और एक लेबर, और दोनों मिलकर ये करेंगे खेल। तो अब ये एक्ट कैसे बनता है, कैसे काम करता है, तो इसको हम लोग एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। तो चूंकि भारत में आज भी जो काम करने की प्रक्रिया है, ठीक वही प्रक्रियाएं हैं जैसा कि इंग्लैंड में भी, तो ये प्रजातांत्रिक देशों में होता है। तो जब इनको भारत सरकार अधिनियम बनाना था, जब इन्होंने ये लक्ष्य रख दिया कि नहीं भाई, भारतीय आकांक्षाओं को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे यथा संभव, और उनको राजनीतिक अधिकार देंगे, उनको सरकार चलाने में सहभागिता उनकी स्वीकार कर लेंगे, तो ये एक कानून बनाने के पक्ष में तो आ जाते हैं। अब कानून बनाने के पक्ष में आते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक बनाते हैं ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। अब ये ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी क्या होती है दोस्तों, इसको भी जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। इसको जाने बिना हम समझ नहीं सकते। तो इसको हम भारत के एक उदाहरण से देखते हैं। तो भारत में भी सरकार को जो कोई बड़े काम करने होते हैं, जब कोई विषय गंभीर होता है, तो आपने पीछे भी देखा होगा कि जब इन्होंने कई बार कमेटियां बनाई है, तो या क्या होता है कि ज्वाइंट सेलेक्ट, तो भारत में कमेटियां बनती है, एक बनती है सेलेक्ट कमेटी। तो सेलेक्ट कमेटी दो जगह पर बन सकती है, या तो हमारे लोकसभा में बनती है या राज्यसभा में बनती है। जब लोकसभा में बनेगी तो उससे सरकार और विपक्ष दोनों के लोकसभा के सदस्य उसमें शामिल होंगे, वो उस विषय का अध्ययन करेंगे, और इस कमेटी का गठन लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो ये हो गया ये लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी। अब अगर यही विषय अगर राज्यसभा में चला गया तो वहां भी बना सकते हैं। तो वहां कौन बनाएगा, उपराष्ट्रपति बनाएंगे। तो उपराष्ट्रपति, वहां तो उपराष्ट्रपति भी क्या करेंगे, सत्ता पक्ष के सदस्यों को जो राज्यसभा में हैं और जो विपक्ष के सदस्य हैं उनको मिलाकर एक रेसिप्रोकल तरीके से एक कमेटी बना देते हैं, इसका अध्ययन करें। अब ये कमेटी बन जाती है, अध्ययन करती है, अपना रिपोर्ट जमा करती है, सरकार उस रिपोर्ट का अध्ययन करती है, और फिर उस पर अपना प्लस कौन सोचते हुए, जोड़ घटाव गुना भाग बोलते हो ना, तो जोड़ घटाव गुना भाग करते हुए उसको लागू या ना लागू करने का काम करती है। अब इस सेलेक्ट कमेटी को छोड़ के हम एक कहें कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है कि एक होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, तो इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होता है, इसमें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य शामिल होते हैं। गंभीर विषय पर अध्ययन करने, सरकार को अपनी अनुशंसा देने के लिए बनती है। लेकिन इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब है कि इसमें लोकसभा के सदस्य भी शामिल होंगे और राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होंगे। तो लेकिन यहां हम क्या देखते हैं कि इस केस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में, कि गवर्नमेंट के इंडिया केस में देखते हैं कि यह कमेटी क्या है, ज्वाइंट भी है और सेलेक्ट भी है। तो ये ज्वाइंट और सेलेक्ट का मतलब क्या है कि वहां का जो लोकसभा के, हमारे लोकसभा के समकक्ष है हाउस ऑफ द पीपुल या हाउस ऑफ द कॉमन्स, तो उसके सदस्य भी इसमें शामिल थे। और जो हमारे राज्यसभा के समकक्ष वहाँ जो सदन है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ द लॉर्ड। तो दोनों के सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। तो ज्वाइंट, इनको बता दिया लक्ष्य कि भाई करना क्या है। लक्ष्य क्या करना है कि भारतीय लोगों के मांगों का परीक्षण करना है और देखना है कि उसमें कितनी मांगों को हम स्वीकार कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, और भारत का शासन सुचारू तरीके से चले, भारत में शासन सुधार हो, इस पर आपको एक विस्तृत रिपोर्ट बनानी है, इस पर आपको एक रिपोर्ट देनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो दोनों की रोल प्लेयर हैं, प्रधानमंत्री और ये भारत सचिव, ये दोनों
अब अपने काम में लग जाते हैं और करते क्या है कि अब हम टाइमलाइन को देखें तो क्या होता है कि 1933 में इस ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का गठन होता है 1933 में। ठीक है, ये क्या होता है, इसका गठन। चलिए हो गया। अब क्या होता है कि रिपोर्ट तैयार होता है कब, रिपोर्ट तैयार होता है 1934 में, यानी एक साल के अंदर एक पूरा ऐसा खाका खींच दिया गया, एक आर्किटेक्ट के तरह कि भारत का शासन कैसा होगा, कैसे चलेगा, उसमें भारतीयों के क्या अधिकार होंगे, अधिकार होते मिलते दिखे तो, लेकिन वास्तव में उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो। तो इस तरह का रिपोर्ट ही मात्र एक साल, लगभग एक साल के में ये तैयार कर देते हैं। अब क्या होता है कि रिपोर्ट तो पब्लिश हो गई। अब रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद क्या होता है कि ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है, संसद में पास। इस संसद में, किस संसद में भाई, ब्रिटिश संसद में। तो ब्रिटिश संसद क्या करती है कि 1935 में इसे पास कर देती है। चलिए पास भी हो गया। लेकिन आप देखते हो ना अपने यहाँ भी क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट किसी विधेयक को अगर पास कर दे तो उसे फिर से हमारे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तभी वो बिल, तभी वो विधेयक कानून का रूप लेता है। तो यहाँ क्या था कि यहाँ ब्रिटेन में कोई राष्ट्रपति तो है नहीं। अब राष्ट्रपति नहीं है तो किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा रॉयल कॉन्सेंट के लिए। रॉयल कॉन्सेंट मतलब वहाँ तो सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, तो राजा के पास जाएगा। हालांकि राजा को बहुत पावर नहीं है, लेकिन उनसे स्वीकृति, ये 2 अगस्त 1935 को 2 अगस्त 1935 को रॉयल ऑर्डर पास हो जाता है। तो ये तमाम चीजें होती है और इस तरीके से ये बन जाता है क्या, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आखिर ब्रिटिश सरकार किन परिस्थितियों में, किन सोचों के साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 बना रही है। आखिर परिस्थितियां क्या थी, माहौल क्या थे, ब्रिटिश सरकार को इतनी उतावलेपन क्यों है कि भारतीयों को अधिकार देना चाहिए। मांग तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, हम तो शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि भाई हमको भी राजनीतिक अधिकार चाहिए, हम भी अपना निर्णय, हम खुद मुख्तार तो बने। तो हमने होम रूल का चलाया, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किस लक्ष्य से, भाई स्वराज के लक्ष्य से चलाया। आज तक तो आपने कुछ किया नहीं। तो नहीं करने के बाद भी अगर हम केवल इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधानों और इसके त्रुटियों की कुछ बातें, 2-4 बातें बता दें तो छात्रों के परीक्षा में उत्तर देने के हिसाब से तो हो जाएगा। भाई 5, 7, 8 नंबर के, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कांग्रेस को शिकायत क्यों है, या कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। तो मूलतः ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर 2-4 पॉइंट की भी चर्चा कर रहे हैं तो उनका काम चलता है। लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों की चर्चा नहीं करते हैं तो आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो मजा के लिए हमको उन सारे परिस्थितियों को एक बार हम आपको पीछे लेके चलते हैं, उस फ्लैशबैक में लेके चलते हैं कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, आखिर ब्रिटिश सरकार को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ रहा है। तो हम बात करते हैं किसकी, लाहौर अधिवेशन की। लाहौर अधिवेशन हुआ, चलिए आप जानते हैं, आप पहले से भी जानते हैं, पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो अब लाहौर अधिवेशन में क्या किया, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया कि अब हमको स्वराज नहीं, अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण आज़ादी चाहिए। तो ये पूर्ण आज़ादी की मांग शुरू हो गई। चलिए एक बात हो गई। साथ साथ वहीं पर नहीं रुके, आगे बढ़े, कहे कि नहीं भाई हम 26 जनवरी 1950 को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। चलिए ये क्या बात हुई भाई, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कहा कि नहीं भाई हम अब आपके विरुद्ध आंदोलन करेंगे
ब्रिटिश सरकार के नीतियों और अपनी मांगों, अपनी आकांक्षाओं के पूर्ति के लिए आंदोलन करेंगे। अरे भाई, तुम तो पहले भी आंदोलन कर चुके थे। क्या पहले जो आंदोलन किए थे ना, वो असहयोग आंदोलन था। हम तुम्हारे साथ, हम ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। अब क्या कहते हैं कि अब सहयोग की बात नहीं है, अब हम आपके आदेशों का अवमानना करेंगे, उल्लंघन करेंगे, डिसोबे करेंगे। आप कानून बनाओगे, हम नहीं मानेंगे। और इसका एक ऐसा उदाहरण गांधी जी ने दिया कि नमक यात्रा निकाल दी साबरमती से दांडी तक, और ये 240 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में तय किया। और पहले से ब्रिटिश सरकार को सूचित करके, पत्र द्वारा सूचित करके इरविन साहब को सूचित किया कि भाई हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, 24 दिन लगेंगे, 24 दिन में हम इन स्थानों पर रुकने वाले हैं, और अंत में हम बिना परमिशन, बिना परमिट नमक बनाएंगे। अंग्रेजों को लगा चल यार, ये नमक बना भी लेगा तो क्या होता है नमक बनाने से। लेकिन आज के भाषा में सुनते हैं हमारे नेता है मास्टर स्ट्रोक है, तो भैया ये भी गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक था। आपको देखने में लगा नमक एक सामान्य चीज है, लेकिन इस आंदोलन से हुआ क्या भाई, ग्लोबल अटेंशन मिला। यूरोप के सारे देश, और यूरोप के ही देश नहीं, अमेरिका तक के समाचार पत्रों ने कवर किया। अब कवर कोई एक दिन की घटना तो ही नहीं कि एक बार छपा खत्म हो गए। ये यार महीनों तक ये अखबारें छपती रही। कई यूरोपीय देश तो ये दर्शाने में व्यस्त थे कि भाई हम अपने उपनिवेश के लोगों के साथ ऐसा नहीं करते। ब्रिटिश सरकार भारत की चर्चा कर रहे हैं, और उनके जो अखबारों में छप रहे थे उसमें गांधी जी की तस्वीरें छप रही थी, दांडी की यात्रा का दृश्य दिखाया जा रहा था, और साथ साथ ये बताया जा रहा था कि भारत के लोगों को नमक जैसी सबसे जरूरी, सबसे सामान्य चीज के बनाने के अधिकार को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में अंग्रेजों की छवि खराब हो रही। अरे भाई, ये क्या कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, चलिए जब आंदोलन होता है, नारे लगते हैं, जुलूस निकालते हैं, पोस्टर छापते हैं, झंडे निकालते हैं, ये सब तो सामान्य बात थी। इस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने दो महत्वपूर्ण काम किए। दो महत्वपूर्ण काम किया था। एक तो इन लोगों ने क्या की कि शराब बंदी कर दी। लोगों ने शपथ लिया कि हम शराब नहीं पिएंगे। शराब बेचने वाले दुकानों के सामने महिलाएं पिकेटिंग करने लगी, सामान की बिक्री घट गई। अब शराब बिके ना बिके उससे क्या फर्क पड़ता है, आपके मन में आता होगा। तो मैं बताता हूं कि ये शराब बनाने वाली कंपनियां मूलतः कौन थी, ब्रिटिश कंपनियां थी। उनके लाभ पर चोट पड़ा, तो जब उनके लाभ पर चोट पड़ा उनको चिंता हुई, और उन पूंजीपतियों के, उन कंपनियों के मालिक की चिंता ब्रिटिश सरकार में झलकने लगी। तो एक काम तो यह हो गया। दूसरा काम क्या हुआ कि गांधी जी ने चरखा के प्रयोग को चलाया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का किया। तो उस समय इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था। अब अगर भारत के लोग, और भारत उनके लिए सबसे बड़ा बाजार भी था, सबसे बड़े कच्चे रॉ मटेरियल का केंद्र भी था प्राप्त करने का। तो अगर इस तरीके से खादी का वस्त्र बनाकर और उसे लेकर भारत अगर करने लगे तो क्या होगा, इंग्लैंड का तो वस्त्र उद्योग का भट्ठा ही बैठने वाला है। तो ये तो उसके अर्थतंत्र पर आक्रमण था। दोस्तों, आप कहानियां सुनते हो ना रामायण की, रावण का प्राण उसकी नाभि में बसता था। जब राम ने उस नाभि पर आक्रमण किया तो इंग्लैंड के भारतीय शासन का प्राण उसके आर्थिक मुनाफे लाभ में बसता था। और गांधी जी ने इन दो छोटी छोटी बातों से उसके उस आर्थिक लाभ पर प्रहार कर दिया। अब अंग्रेजों को था कि नहीं भाई, इसको किसी तरह सेटल करना है। अब सेटल कैसे करेंगे, तो चलो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना देते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में बना देते हैं। बाद में जब ये बना तो इसका नाम पड़ा 1935 बना देते हैं, और उसके लिए भारतीयों को कुछ देना भी है, और जितना देना नहीं है उससे ज्यादा दिखाना है कि हम आपके राजनीतिक अधिकारों को बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।
और सरकार में आपकी भागीदारी होगी, सरकार में आपकी जिम्मेवारी होगी। तो इस तरीके से ये कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में ये भारत सरकार अधिनियम का निर्माण होता है। अब दोस्तों इससे हम थोड़ा आगे बढ़ें कि इस भारत सरकार अधिनियम में आखिर जो बना तो इसके मुख्य साधन क्या थे। तो मुख्य साधन की बात करें तो पहला तो एक था कि कहा कि भारत एक संघ होगा, भारत एक संघ होगा। कैसा संघ होगा भाई? तो इस संघ में शामिल कौन कौन होगा? कहा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित भारत के जितने प्रांत हैं सभी ब्रिटिश शासित भारतीय प्रांत इसमें शामिल होंगे। आप तो जब इस बात को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको लगा कि यार ये तो भारत को यूनाइट करने का एक बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ये तो अच्छा हो गया। लेकिन जरा इनकी भाषा को तो गौर कर लीजिए। सभी ब्रिटिश शासित भारतीय प्रांत इसमें शामिल होंगे, लेकिन ये 565 जो प्रिंसली स्टेट थे उनका क्या होगा? तो कहा कि नहीं, प्रिंसली स्टेट अगर चाहें, ऐच्छिक होगा, अगर वो चाहें तो इस संघ में शामिल हो सकते हैं, नहीं चाहें तो इस संघ में शामिल नहीं हो सकते। तो ये कांग्रेस के समझ में आ गई। कहा कि भाई अब कांग्रेस की भ्रिकुटी तनने लगी कि अरे यार तुम संघ बना रहे हो और हमारे प्रिंसली स्टेट, तो क्या हमको 566 टुकड़े करने हैं? 565 हुआ और एक बार 566 टुकड़े करने की बात करते हो क्या? तो कहा कि नहीं, ये तो इसमें जरूर चाल छिपा हुआ है, अंग्रेज बड़े चालबाज हैं, उससे सावधान रहना बड़ी जरूरी है। तो इस चाल से ये मुक्ति पा गए। अब कहता है क्या कि भाई ये संघ तो शामिल होंगे और संघों में क्या होगा कि प्रांतों में प्रांतीय सरकार के चुनाव होंगे और जो दल चुनाव जीत कर आएगा उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। प्रांतों में भारतीय लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने बहुमत के आधार पर सरकार बनाएंगे। अच्छी बात है क्या? इसमें कोई बुराई है क्या? अरे भाई प्रांतों में क्यों और भारत में क्यों नहीं? क्या प्रांतों की सरकार चलाने के लिए भारतीय लोग समर्थ हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, लेकिन केंद्र में जाने से उनकी योग्यता समाप्त हो जाती है क्या? तो आप भारतीयों को केंद्र में क्यों नहीं देना चाहते? तो ये दूसरा प्रश्न बड़ा गड़बड़ था कि भाई आप प्रांतों में तो दे रहे हो लेकिन केंद्र में नहीं। चलिए दूसरी बात हो गई। अब तीसरे बात की बात करें, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। कहा कि भाई केंद्र में कानून बनाने के लिए केंद्रीय धारा सभा है, प्रांतों में भी प्रांतीय धारा सभा बनेगी और उसी के लिए चुनाव होगा, उसी में जिसका बहुमत आएगा वो सरकार बनेगी। तो चलिए भाई अब यहाँ तो यानी क्या हो गया कि प्रांतों को भी अब कानून बनाने का अधिकार मिल रहा है, मिलता दिख रहा है और केंद्र में भी मिल रहा है। चलिए ये बात हो गई। अब कहा कि भाई ये ड्यूअल गवर्नमेंट होगा, एक भारत की सरकार होगी जो पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन होगी, उसके जो वायसराय होंगे और उनका जो परिषद होगा, काउंसिल ऑफ द वायसराय, वो वहाँ शासन चलाएंगे। लेकिन प्रांतों में क्या होगा कि भारतीय चुने हुए प्रतिनिधि भी सरकार बनाएंगे और सरकार को चलाएंगे। तो भारत के 6 प्रांतों को कहा कि भाई बाईकैमरल कर देंगे। अब आप सोचिए कि ये बाईकैमरल क्या है? तो कहा कि जैसे 2 सदन है ना, आप बाईकैमरल से तो अच्छी तरीके परिचित है। अब बिहार भी है हमारा, तो क्या है, बाईकैमरल है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। तो उसी तरह यूपी का है। तो उस समय तो स्टेट कम ही थे, इतने स्टेट तो थे नहीं, आज तो 28 हैं, उस समय 8 स्टेट थे। तो कहा कि भाई ये क्या होंगे कि
उसमें से सबको तो नहीं, 6 स्टेट को हम बाईकैमरल करेंगे। चलिए, आप 6 स्टेट को बाईकैमरल भी कर देंगे तो वो बाईकैमरल हो गया। अब क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग होगी। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी? तो कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे कि विषयों को बांट देंगे। अब विषयों को कैसे बांटोगे भाई? तो कहा कि 3 सूची बनाएंगे कंकरेंटली। आज भी भारत में यार, हम तो कहते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संविधान का उसके कई एलिमेंट्स आज भी भारत के संविधान बनाते समय उसको हमने क्या किया, अडॉप्ट किया, उसको स्वीकार कर लिया, उसको अपने तरीके से अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो कहा कि भाई क्या होगा कि 3 सूचियां होगी, केंद्र किन विषयों पर काम करेगा, प्रांत किन विषयों पर काम करेगा, और कुछ ऐसे मिक्स विषय होंगे जिस पर दोनों काम करेंगे। तो जिस पर केंद्र सरकार काम करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कि सेंट्रल सब्जेक्ट है, केंद्रीय विषय है। जिस पर प्रांत सरकार, राज्य सरकार काम करती है उसको कहते हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। और जिस पर दोनों काम करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, कि ये कंकरेंट लिस्ट है, यानी समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां बना दी, कहा कि भाई इस तरीके से आप काम करेंगे। और जितने इंपॉर्टेंट और अधिक अधिकार वाले काम थे वो सारे के सारे वो क्या किया कि केंद्र ये सब्जेक्ट में रख लिया। सेना रख लिया, वित्त रख लिया, विदेश विभाग रख लिया, न्याय रख लिया, तो ये तमाम चीजें, करेंसी रख ली, तो ये तमाम सब्जेक्ट तो वहां रख गए। तो चलिए भाई वहां रख ली। अब राज्यों पर आते हैं, तो राज्यों में कहा कि राज्यों को जो विषय मिले हैं इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। किन 2 भागों में बांटेंगे? एक होगा रिजर्व सब्जेक्ट। ये रिजर्व सब्जेक्ट की जिम्मेवारी किसी भारतीय को नहीं दी जाएगी, और जो बच गया उसको क्या कहें? तो हम अपनी भाषा में तो यही कहते हैं कि अवशेष है। तो ये अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय को जैसे लैंड, रेवेन्यू, जन वितरण प्रणाली, ये स्थानीय स्वशासन और सरकार चला, ऐसे जो कुछ कम महत्वपूर्ण विषय थे ये भारतीय को दे दिए गए। चलिए यहाँ भी हो गया। अब कहता है क्या कि हम क्या करेंगे कि गवर्नर जनरल यानी वायसराय को और प्रांतों में गवर्नर को के अधिकार को बढ़ा दिया। कहा भी कोई भी कानून पेश करने से पहले आपको वायसराय की अनुमति लेनी होगी, और यदि यह प्रांतों का मामला है तो आपको गवर्नर की अनुमति लेनी होगी, तभी वो बिल पेश होगा, पास होगा, उस पर कंसेंट मिलेगा, कानून बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। यानी भारतीयों के लॉलीपॉप तो दिखा दिया कि आपको तो हम मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन उनके सारे पावर अंदर से क्या किया, हटा लिया। और कहा कि भाई गवर्नर और वायसराय को इतना ही अधिकार नहीं होगा, वह किसी भी विषय को, प्रांत में गवर्नर किसी भी विषय को जो अवशिष्ट विषय हैं जिस पर भारतीयों को निर्णय लेने का अधिकार है उसको वापस करके वो रिजर्व में डाल सकता है। और केंद्र में जो वायसराय हैं वो किसी भी स्टेट विषय को चेंज करके सेंट्रल लिस्ट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के पावर भी काफी बढ़ा दिए गए। तो ये सारे काम तो इन लोगों ने कर दिए। और क्या कर दिया भाई, एक काम और कर दिया। एक काम और क्या किया कि बर्मा जो भारत के साथ ही शासित होता था, उस समय बर्मा कहते थे, आज तो हम म्यांमार कहते हैं, तो म्यांमार के लोग भी अपनी स्वतंत्रता के प्रयास में लगे थे, आंदोलन कर रहे थे, भारत भी कर रहा था। तो अंग्रेजों को लगा कि जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार के समक्ष अधिक मुश्किल बढ़ाएंगे, उसके विरोध के स्वर और तेज होंगे। इसलिए क्या किया, इस 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया। अरे भाई, तुम हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए आप बंटवारा कर रहे हो कि अब बर्मा अलग होगा और भारत अलग होगा, तो ये काम भी कर दिया।
अब हुआ कि भैया केंद्र सरकार जो काम करेगी तो काम करने में तो पैसा तो लगता ही है भाई। देखिए, फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है उसका वो कहने सुनने से कोई काम नहीं होता है, वो तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। और प्रांत की सरकार अगर अलग होगी, अगर काम करेगी, तो प्रांत सरकार को भी पैसे चाहिए, तो ये आएगा कहाँ से? तो कहा कि नहीं, किन किन विषयों से, किन किन मदों से आने वाला आय केंद्र सरकार के खाते में जाएगा और किन चीजों से आने वाला आय प्रांतीय सरकार के खाते में जाएगा। तो यानी आय के स्रोत का भी बंटवारा यहाँ पर कर दिया। तो इस तरीके से कई इंपॉर्टेंट प्रावधान तो इसमें आए। तो अब ये प्रावधान आए तो भारतीय लोगों ने इसको देखा होगा, समझा होगा। अगर आज आप पहली बार सुन रहे हैं, छात्र हैं, अभी तक पहले नहीं पढ़े थे, तो आप फिर से एक बार सोच लीजिए, ये प्रावधान अच्छे हैं बुरे हैं, आप इस पर गौर कीजिए। अब गौर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो संघ का निर्माण होगा। तो संघ के निर्माण में इन्होंने देशी नरेशों का, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको संघ में शामिल नहीं करने का और नहीं भी करने का मना भी नहीं किया। ये तो दिखाना चाहता था ना कि हम आपके लिए तो ठीक ही सोचते हैं। तो कहा कि उनका ऐच्छिक विषय होगा, वो चाहें तो संघ में शामिल हों, नहीं तो अपना अलग रहें। तो कोई प्रिंसली स्टेट जो राजा का पद धारण किए हुए है, वह संघ में आकर किसी के अधीन होना क्यों चाहेगा? तो एक तरह से वहां पर यह भारत की एकता के लिए, अब सोचिए 565 देशी नरेश, अगर ये सब अलग अलग हो जाए तो भारत का नक्शा कैसा होगा? ये कौन सा भारत होगा? कौन सा एकीकृत भारत होगा? आप बोल तो रहे हो कि एक संघ होगा, यूनाइटेड होगा। आज भी भारत को हम संघ बोलते हैं ना, तो संघ नहीं, हम बोलते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट है, सारे स्टेट मिलकर। अब वहाँ प्रिंसली स्टेट है तो वो नहीं मिलेगा। चलिए, उसको आपने अलग कर दिया। भारतीय लोगों को प्रांत में तो अधिकार दे रहे हो, लेकिन केंद्र में आप अधिकार नहीं दे रहे हो। चलिए, ये गड़बड़ कर दिया। विषयों में इनको केवल जो सबसे कम महत्व के, जिससे आप कुछ नहीं कर सकते थे, वही विषय दे रहे हैं। इसलिए तो कांग्रेस ने इस पर विचार किया, मंथन किया, गहन अध्ययन किया और कहा कि नहीं साहब। और इस अधिनियम में एक और बात कर दी, क्या कहा कि नहीं भाई, 1937 में हम प्रांतों के लिए चुनाव कराएंगे और उस चुनाव के बाद जो पार्टियां या जो संगठन या जो एक्टिविस्ट जीत कर आएंगे वो अपनी सरकार बनाएंगे। एक काम और कर दिया, ये जो आपके मैकडोनाल्ड साहब थे, याद है? तो ये मैकडोनाल्ड साहब जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय के, तो उन्होंने क्या किया था, 1932 में जो कम्युनल अवार्ड दिया था, उस कम्युनल अवार्ड को भी इस अधिनियम में कंटिन्यू कर दिया। और पहले जो था पृथक निर्वाचन कह के हम लोग कहते हैं कि बहुत गलत था, तो वो ये कम्युनल अवार्ड तो उससे भी खत्म चीज था। कैसे खत्म था भाई? सिखों के लिए अलग चुनाव, क्रिश्चियन के लिए अलग चुनाव, एंग्लो इंडियन के लिए अलग चुनाव, मुसलमानों के लिए अलग। अरे भाई, क्या करना चाहते हो तुम? भारत के गांव-गांव में, मोहल्ले में तुम दंगे करवाना चाहते हो? उनका चुनाव अलग होगा, उनका वोटर लिस्ट अलग होगा। जब उनका वोटर लिस्ट अलग होगा, उनका कैंडिडेट अलग होगा, उनकी पार्टी अलग होगी, उनका अधिकार अलग होगा, वो अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर एकता की भावना के क्या? तो इस तरीके से ये क्या था कि जो भारत सरकार अधिनियम है, ये भारत सरकार अधिनियम भाई कहा कि ये ऐसा नहीं होगा। शुरू में तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। शुरू में क्या विरोध किया? कहा कि नहीं भाई, इस अधिनियम के आधार पर हम तो चुनाव में भाग नहीं लेने। अब जैसे ही कांग्रेस कहती है कि हम इसमें, हम लोगों को चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वैसे ही ये क्या करते हैं, ये शुरू हो जाते हैं। अब शुरू क्या हो जाते हैं कि मुस्लिम लीग कहती है कि हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए। जब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस वाले नहीं लड़ेंगे, तो सारी सीटें हमारी हो जाएगी। तो जब मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ने पर अपनी हामी भर दी, अपनी सहमति बता दी, तो कांग्रेस कहा कि नहीं यार,
वो भी तो कम्युनल है, वो भी तो उनके राजनीतिक दृष्टिकोण बिल्कुल ही भारत से मेल खाने वाला, कांग्रेस से मेल खाने वाला, भारत के आम लोगों से मेल खाने वाला नहीं था। इसलिए अब अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस भी चुनाव में आई। तो इस तरीके से यह अधिनियम बनता है, इन परिस्थितियों में बनता है। इन जो ड्रामेटिस्ट जो रोल प्लेयर्स थे, मैकडोनाल्ड और लिंगलिथ को, इनके इस ये कमेटी के साथ जो काम कर रहे थे, तो इसमें ऐसा नहीं है कि लिंगलिथ तो अकेला था, वो तो केवल चेयरपर्सन था, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। इसमें तो आपके हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर भी शामिल थे और हाउस ऑफ पीपल यानी कॉमन हाउस के भी मेंबर शामिल थे। तो ये सब के सब मिलकर भारत में एक ऐसा अधिनियम लागू किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। इन सारी परिस्थितियों को हम देखते हैं, समझते हैं, हमको गर्व होता है। तो दोस्तों, पुनः मैं एक बार निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल से जुड़ें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। जब वो भी इन बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे तो उन्हें भी आनंद आएगा, उन्हें भी गर्व होगा। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।